आपका एक वीडियो रिसेंटली बड़ा तेजी से चला सोशल मीडिया पे, जिसपे आपने कहा कि अगर आपको शिया सुन्नी पॉलिटिक्स करनी है तो मैं इस इलेक्शन से विड्रॉ करता हूँ। डेफिनेटली करूंगा। आगा रूला साहब है जिन्होंने किनारा कशी की है, फिलहाल वो किसी इस मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते, तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए इमरजेंसी कैंडिडेट हैं? मुझे लगता है यहाँ जहाँ कोई आगे नहीं जा सकता है, आगा महमूद को भेज। राज्यसभा इलेक्शन के बाद 40 के 40 MLA जो है वो आगा महमूद के लिए कैंपेन करने के लिए आ रहे हैं। बडगाम में बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं आगा सईद महमूद साहब। ये फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं, MLA रह चुके हैं। इन्होंने पटन से इलेक्शन जीता है, बीरवा से इलेक्शन जीता है, लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों हाउस में रिप्रेजेंटेशन इनकी रही है और मिनिस्टर रह चुके हैं। और इस बार बाई इलेक्शन में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बडगाम से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। 1 साल सरकार को बने हुए हो चुका है, तो इन तमाम तर बातों पे बडगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी के हवाले से क्या कुछ मसले मसाइल है, ये इन डिटेल हम आगा सईद महमूद साहब से बात करेंगे। महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले, सरकार को बने हुए 1 साल हो गया है और 1 साल के बाद बाई इलेक्शंस अनाउंस हुए। 18,000 के मार्जिन से तकरीबन उमर अब्दुल्ला साहब ने ये सीट जीती थी। एक बड़ा मार्जिन था और जो इससे पहले हम देखें तो इतनी अक्सरियत जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत पहले मिली थी। किस तरीके से देखते हैं मौजूदा वक्त में सियासत को और खास तौर पे पिछले 1 साल में जो सरकार बनी है उनकी कारकर्दगी को? देखिए, आज की जो फर्क है इस सियासत की, 24 में इलेक्शन हुआ था और आज बाई ज़मीनी इलेक्शन जो हो रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। खासतौर बडगाम में इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पे तो चीफ मिनिस्टर साहब ने सीट को छोड़ दिया है। उसे थोड़ा बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा ये बाजार में, क्योंकि लोग नाराज थे। हमारा चीफ मिनिस्टर था, लगता है कि नाराजगी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो डेवलपमेंट के बारे में आपको पता है, बडगाम तो इस 1 साल में तो यहाँ पे उमर साहब ने कोशिश की इस 1 साल में कुछ करने की, किया भी बहुत कुछ उसने बडगाम में, इसमें दो राय नहीं है। उसने यहाँ पे आदमी को लगा के रखा, ये नहीं कि टोटल इग्नोर किया कॉन्स्टिट्यूंसी को, वो भी बात नहीं है जैसे लोग कहते हैं। बहुत काम हुआ है उसके उस 1 साल में भी उमर साहब की तरफ से बडगाम के कॉन्स्टिट्यूंसी में। खास तौर पे मैं जो मौजूदा वक्त में सरकार चल रही है, क्योंकि आप भी उसी पार्टी का हिस्सा है जो रूलिंग पार्टी है। चीफ मिनिस्टर साहब का कहना है कि काफी मुश्किलें होती है, ऑपोजिशन का कहना है कि कुछ काम नहीं हो रहे हैं जो मैनिफेस्टो में बताए गए थे। इस सरकार को आप किस तरीके से देखते हैं, जो यूनियन टेरिटरी की सरकार? ठीक है, मैनिफेस्टो का मतलब ये नहीं है कि 5 साल वोट लेती है पार्टी लोगों से। वो मैनिफेस्टो जो देती है वो 5 साल के लिए देती है, वो 1 साल में जज नहीं कर सकते हैं। ये सीधी सी बात। कोशिश जारी है, कोशिश गाजी रहेंगे। अब 5 साल के बाद मतलब रिपोर्ट कार्ड लोगों के पास जाके वो जज करेंगे क्या है, क्योंकि 1 साल में जज करना मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है। कुछ ऐसे काम जो शायद यूनियन टेरिटरी के होते हुए भी हो सकते थे, आपको लगता है कि वो हुए? मतलब जो भी काम यूनियन टेरिटरी में मतलब होनी चाहिए वो होते रहते हैं ना, क्यों नहीं होते। बहुत सारे काम हुए यहाँ पे इस हुकूमत में। अपोजिशन किस तरीके से देख रहे हैं वो दूसरी बात है, लेकिन बहुत सारे काम हुए यहाँ पे उमर साहब के इस 1 साल के दौरान। ये बहुत बड़े बड़े मसाइलात कहते हैं, स्टेटहुड के बारे में बात करते हैं, 370 के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये तो ऐसा मसला है, 370 और 35A जिस पार्टी ने हटाया वो तो मरकज में पावर में है, क्या वो वापस देगी हमें? नहीं ना। हाँ, जद्दोजहद हमारी जारी रहेगी जब तक पार्टी है। पार्टी तो जद्दोजहद को नहीं छोड़ेगी, हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे उस बारे में। स्टेटहुड के बारे में आप देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने कितने बार इस बारे में मतलब ये किया, प्रॉमिस किया, पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट से बाहर भी। करते नहीं है वो लोग। क्या है उनका मतलब एजेंडा, कैसे होगा कश्मीर के बारे में? इसको पार्टी मतलब पार्टी को तो नहीं करना है ना। हम कहेंगे कि हम तो लड़ रहे हैं, आपने देखा उमर साहब हर बार लड़ रहे हैं, हर कोई एफर्ट्स उसने चलाए स्टेटहुड को हासिल करने के लिए। तो स्टेट अगर वापस मिलती है जम्मू कश्मीर को, तो आपको लगता है महमूद साहब कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पूरे हो सकते हैं, बहुत सारे वादे पूरे हो सकते हैं? डेफिनेटली हो जाएंगे। स्टेट में तो एक आजादाना तो हम काम करेंगे ना। इस वक्त वहां से होम मिनिस्ट्री से डिक्टेशन आती है, फिर हमें खुद करना है ना। खुद जब हम काम करेंगे तो सीधी सी बात है, सारी जो कमिटमेंट्स है वो भी पूरे हो जाएंगे साल। बडगाम की बात करते हैं। आप बडगाम के रहने वाले हैं, पटन से आप MLA रहे हैं, आपका एक अच्छा खासा वोट बैंक पटन में है। आप बीरवा से MLA रहे, MOS रहे, मिनिस्टर रहे हैं।
एमएलसी रहे, अब बडगाम की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई। सबसे पहले तो बडगाम में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट देना था तो कई सारे नाम सामने आ रहे थे, लिस्ट में आपका नाम भी था, लेकिन और भी कई सारे नाम शामिल आ रहे थे। तो वो क्या ये हेस्ट में हुआ कि अचानक से आपको मैंडेट दिया गया, या ये एक प्री प्लान चीज थी कि प्लान करके ये मैंडेट? नहीं, देखिए पैनल में तो जो भी नाम थे वो थे, उसमें दोहरा नहीं। फिर डिबेट्स होते हैं पार्टी में, फिर इसमें कंसेशंस करनी पड़ती है। अगर कंसेशन मेरी नाम पे हुई तो चलो हम कोशिश करेंगे, एतमाद की पार्टी ने मेरे पे, उसकी बात है। तो कंसेंसस हुए उसके बाद आपको हाँ, ये मैंडेट मिला। कंसेशन के बाद ही हुआ ना, ये तो एक आदमी का फैसला नहीं होता है, पार्टी का फैसला होता है। अब क्या क्या चीजें हैं जो प्रायोरिटी रहेंगी आगा सईद महमूद की बडगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी? बडगाम में कुछ प्रायोरिटीज है। बडगाम तो थोड़ा बहुत इसमें कुछ ऐसा रहा है, क्योंकि बडगाम के लोग जो है ना, बडगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी के, ये ज्यादा वो पॉलिटिकली वो नहीं है कि मतलब ये सड़क पे निकले, बात करें, कोई चीज डिमांड करें। यहाँ पे कॉलेज डिग्री नहीं मिला तकरीबन 2004-3 तक। 79 में बडगाम क्रिएट हुआ है डिस्ट्रिक्ट, कुपवारा हुआ है, पुलवामा हुआ है, कारगिल हुआ है, वहाँ पे 2-2 कॉलेजेस है। पर क्योंकि यहाँ तो लोग मैंने कभी नहीं देखा लोग सड़क पे आए तो फिर डिमांड की हमारे पास डिग्री कॉलेज नहीं है। ये बदकिस्मती है हमारी इस बडगाम की। आजकल तो बहुत सारे मतलब यहाँ पे प्रायोरिटीज है। मतलब आप देखिए, यहाँ पे हमारा वुमेन्स कॉलेज नहीं है बडगाम में, जो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम है, बिकॉज हम तो श्रीनगर से अलग हुए हैं, हमें श्रीनगर जाना पड़ता है बच्चों को। बहुत सारे पेरेंट्स वो है जो अलाउ नहीं करते हैं बच्चों को श्रीनगर भेजने के लिए, या उनको एडमिशन नहीं मिलता है मौलाना आजाद कॉलेज में या नवाखदर कॉलेज में, तो फिर वो तालीम छोड़ते हैं आधे रास्ते पे। ये एक बहुत बड़ी डिमांड है यहाँ पे। मैंने अपर हाउस का मेंबर क्वेश्चन भी किया था गवर्नमेंट को इस सिलसिले में। यहाँ पर वो लगता है कि मतलब ये ऐसी डिमांड है लोगों की कि मतलब ये होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर तो यहाँ पे बहुत, मतलब अभी वही इंफ्रास्ट्रक्चर है जो मेरे बचपन में था। आप देख लीजिए इस रोड जो हमारी है, उमामा से लेकर डीसी ऑफिस तक, मतलब उस वक्त एक गाड़ी हुआ करती थी जब मैं छोटा था। आज 1000 गाड़ियां इस पे चलती है दिन भर। रोड तो वही है, रोड का कोई वाइडनिंग नहीं है, रोड का कोई सिस्टम नहीं है। मतलब देखिए, सांस रुकता है बडगाम डीसी ऑफिस से उमामा तक। कोशिश रहेगी गवर्नमेंट किसी की मतलब इसमें कि कम से कम इसको 4 लेन से बनाया जाए। ऐसे हेल्थ सेक्टर में भी आप देख लीजिए, बडगाम का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आप देख लीजिए, नहीं लगता था कि वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। उसमें ऐसा वो था ही नहीं कि मतलब जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होते हैं। अब चलो, अब इन्होंने 125 बेड का कुछ शुरू किया उधर बनाना ऋषिपुरा में। खुदा करे कि मतलब वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही हो, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ना हो, मगर 125 बेड हमने डिमांड की थी उस वक्त 300 बेड की। 300 बेड की वो डिमांड पूरी भी हुई थी, उनने सब कुछ बनाया था, डीपीआर भी बनाया था उसका। मैंने ही लिखा था एज एमएलसी, वो लेटर लिखी थी, गवर्नमेंट वाज काइंड एनफ, उनने किया था। लेकिन बाद में ये जब एलजी की रेजिम आई तो उनने 125 बेड पे उसको सिमट लिया, तो वो बना रहे हैं उधर। वो ऐसे बहुत सारे मसाइल थे। बहुत बड़ा मसला है बडगाम में, कंटेमिनेटेड वाटर है यहाँ पे 70%। यहाँ पानी नहीं मिलता है लोगों को। आप देखिए बहुत सारी एरियाज है यहाँ पे, बडगाम प्रॉपर टाउन देख लीजिए, यहाँ आरत देख लीजिए, वूपुर देख लीजिए, पानी का बहुत जबर प्रॉब्लम है। हालांकि यहाँ से सुखनाग नाला आया, इधर से वो मास्टर प्लान क्या कहते हैं उसको, तो बडगाम से गुजर रहा है, बड़े बड़गाम वालों को पानी नहीं उसमें दिया जा रहा है। क्यों, पता नहीं क्या वजह है। 1977 से महमूद साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही सीट यहाँ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी हारा नहीं है पिछले 50 साल में। हाँ, 77 से अभी तक नहीं हारा है। तो ये तकरीबन 8 टर्म्स होती, 8 टर्म्स नेशनल कॉन्फ्रेंस बडगाम से कभी नहीं हारा है। और ये बाय इलेक्शन के तौर पे जो आपकी टर्म है, ये 9th टर्म मानी जाएगी। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे फेल हुई है बडगाम के लोगों के साथ जस्टिस करने में? मैं ये नहीं कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बजाज खुद फेल हुई। हम डिस्ट्रिक्ट के लोग ऐसे हमें समझा गया कि मतलब ये बैठे हैं, सोए हुए हैं, करो, चलते रहो। यहाँ लोग भी मतलब उस तरीके से वो ना, वो पॉलिटिकली वो अवेयरनेस जिसे कहें, फिर निकले, फिर डिमांड करे, ढूंढे, एमएलए से पकड़े। यहाँ आधे लोग वो भी है जो एमएलए को जानते भी नहीं होंगे कौन है। ये बडगाम की हालत। तो वो पार्टी के नाम पे वोट करते हैं, पार्टी के नाम पे वोट करते हैं। मैं भी कहता हूँ ना, पार्टी के नाम पे वोट करते हैं, मगर वोट करते हैं, वोट करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम, फिर कोई मतलब नहीं है कोई आना जाना। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कार्ड खेले गए थे पिछले वक्त में। लोग यहाँ पे बहुत बददिल थे, मतलब सियासत से, इसी सियासत से, हुकूमत से मांगो मत मांगो, कोई मसला नहीं, मिलता नहीं है। गाइडलाइंस भी ऐसे नहीं होती थी गाइड उनको कि मतलब वो कम से कम, जैसे बाकी इलाकों में आप देख लीजिए कैसे लोग हासिल करते हैं एमएलए के पास, कैसे जाके उसको
खींच कर बाहर निकले। वजीर जो होता है, मिनिस्टर जो होते हैं, उनके पास जाते हैं लोग। लेकिन बड़गांव में ये थोड़ा हाई ये डिस्टेंस है। यहाँ तो लोग मतलब पार्टी ने मैंडेट दिया बंदे को, पार्टी कल मुझे मैंडेट दिया, आज मैंने, लोगों ने मुझे एतमाद दिया, मैं बन गया, मुझे भी एफर्ट्स करनी है तब चीज को एड्रेस करने की। लोग भी साथ रहेंगे तो तभी होगा ना, अदरवाइज कहाँ होगा। एफर्ट दोनों तरफ से नहीं हो, दोनों तरफ से नहीं हो रहा है। तो जो मैंडेट मिलता गया 77 से लेके मैं 2024 तक कहूँगा वही कि मतलब एक मुसीबत कमी रही। मुसीबत की बात यह है कि मतलब कमी कैसे रही है ये मैं खुद समझता नहीं हूँ। कि मैं बीरवा में भी एमएलए रहा, मैं पटन में भी एमएलए रहा। चलो शुक्र है अल्लाह ताला का कि मतलब कोशिश की वहां पे कि मतलब एड्रेस करने की। हालांकि पटन में तो बिल्कुल मैं पराया था। बीरवा में चलो बड़गाम डिस्ट्रिक्ट का ही इलाका था, कोई लोग जानते थे, वहां मुझे कोई जानता भी नहीं था। मैं इतना छोटा था कि मतलब लोग वहाँ हैरान हो गए थे, छोटे बच्चे को क्या इलेक्शन लड़ने के लिए यहाँ भेजा गया। हालांकि मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना था मुझे फारूक साहब ने इसलिए घसीट दिया। चलो ठीक है, उनने मुझे एतमाद दिया। बहुत सारे मुश्किलात में लोग कल वहाँ इलेक्शन लड़ रहे थे, पर तब भी उन्हें सब कुछ रिजेक्ट करके मुझे बनाया। फिर हमने कोशिश की 3 साल वहां पे कुछ ना कुछ एड्रेस करने की किया। मतलब लोग भी साथ रहे, लोग भी चले हमारे साथ, लोग भी आए, उन्हें खींच कर ले लिया, नहीं ये काम है वो काम है। सीधी सी बात है, हम काम करते गए। यहाँ पर वो उस तरीकाकार नहीं है बड़गाम में। यहाँ पे तो लोग, मुझे मेरा जो सियासी तजिया है बड़गाम के बारे में, यहाँ लोग क्या मैं कहूँ, मतलब ये कि मतलब मांगने से भी कतराते हैं, अच्छा, सामने आने से भी कतराते हैं। तो महमूद साहब बड़गाम के शहरी हैं, बड़गाम के रहने वाले हैं, प्रॉपर बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी है, बड़गाम डिस्ट्रिक्ट है। आज तक बड़गाम से कभी आपने इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा? पार्टी, देखिए पार्टी ने मुझे को लगा कि मतलब मुझे उस वक्त इमरजेंसी में, उस वक्त भी इमरजेंसी हुई थी जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने अलायंस थी कांग्रेस के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस में, उन्हें अंसारी को मैंडेट नहीं दिया, इफ्तिखार साहब को। हालांकि मुझे बड़गाम से लड़ना था, उन्होंने मुझे एकदम से भेजा वहां पे, क्योंकि थोड़ा सा वोट बैंक है वहाँ पटन में 87 वाला, तो थोड़ा सा वोट बैंक था। इसके अले मतलब जब उन्होंने इफ्तिखार साहब को मैंडेट नहीं दिया, इसलिए मुझे वहां पे भेज दिया। और फारूक साहब ने इसको, ये नहीं मिला कोई चांस कि आगा को भेजो। तो बीरवा का मुझे पता है कि मतलब 12:30 बजे रात मुझे कहा फारूक साहब ने आपको बीरवा से लड़ना। बंदा कोई नहीं था वहां पे, इसलिए क्योंकि वहां का जो असली एमएलए हमारा हो रहा था वो तो शहीद हुआ था, सैयद अहमद साहब नारबली। तो इमीडिएटली कोई कैंडिडेट अवेलेबल नहीं था। 12:30 बजे लगा क़यादत को, नहीं जी यही जा सकता है, मुझे भेज दिया वहां पे। और वो भी वो इतना इफेक्टेड था मिलिटेंसी से, बीरवा कुछ मत कहिए। पर तभी बीरवा के लोगों ने मुझे एतमाद दिया, उसमें दो राय नहीं। 6 साल में रहा, कोशिश की वहां पे। हालांकि वहां पे पॉलिटिकल किलिंग सबसे ज्यादा हुई बीरवा में। मुझे एक रात में 2 हल्का प्रेसिडेंट को किल किया गया। ये हालात थे बीरवा में। और उसके बाद इमरजेंसी में 2025 में भी आपको मैंडेट दिया गया। इमरजेंसी तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए इमरजेंसी कैंडिडेट है। मुझे लगता है यहाँ जहाँ कोई आगे नहीं जा सकता है, आगा महमूद को भेज। क्या पता है, वो मैं नहीं कह सकता हूँ इस तरीके से। तो मगर मतलब बड़गाम से मुझे चांस नहीं मिला, इसलिए कि तो क़यादत ने मुझ पर एतमाद किया कि पटन की सीट निकाल सकता है, मुझे भेज दिया। उनको एतमाद लगा कि ये बीरो की सीट निकाल सकता है, मुझे भेज दिया। वो कोई मसला नहीं है। बड़गाम का चांस नहीं मिला, चलो ठीक है, यहाँ पे रोला साहब आ गए तो अच्छी बात है। उसके बाद उसने भी 3 टर्म्स यहाँ पे ले लिया, 18 साल वो भी रहे। अच्छा किया उसने, जो कुछ उसको करना था, अच्छी बात है। आज अगर हमें चांस मिला तो हम कोशिश करेंगे अपने तरफ से कि मतलब अगर एतमाद दिया लोगों ने तो बिल्कुल उस एतमाद पे उतरने की। मैं आपसे बड़गाम की कुछ चीजें और पूछूंगा, लेकिन इससे पहले आपने जिक्र किया, आपने 87 और 96 का इलेक्शन जो हुआ, जो आपने पटन और बीरवा से लड़ा, और 87 से लेके 96 कश्मीर में हालात जरा से कशीदा हुए थे, ठीक ठाक कशीदा थे, परेशानियां थी, पॉलिटिकल किलिंग्स थी, जैसा आपने कहा। कई सारे आपके साथी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो या बाकी जमातों के हो, वो श्रीनगर छोड़ के, कश्मीर छोड़ के जम्मू दिल्ली की तरफ गए थे। उस टाइम पीरियड में आगा सईद महमूद पे क्या कुछ बीतती थी, क्या कुछ गुजरी थी 87 और 96 में? 80 नहीं जी, मतलब ये कहां से कहां तक? 87 से 96 या 2002 तक आप बता दीजिए। मतलब मैं बता दूंगा कि मतलब 87 से लेकर मतलब 90 तक तो ठीक था, हालात अच्छे थे, एंजॉय करते थे हम। 90 में तो फिर आपको पता है कि आप गन आ गया। उसके बाद जो हालात हुए वो काफी मतलब कशीदा थे, हालात कशीदा थे। लेकिन हमारे लिए एक मतलब क्या उस जहनी वो था, क्योंकि हमारे वर्कर्स को किल किया जा रहा था हर जगह पे। शाम को सुनो फलाने को मारा गया, शाम को सुनो फलाने को मारा गया।
वो दिन ऐसे थे कि मतलब पूर्व अशुभ दिन थे वो, कि मतलब याद करके इस वक्त भी रोंगटे खड़े होते हैं। वो था पीरियड 96 तक। तो 96 में फिर हमने हुकूमत संभाली, चलो ठीक है, कुछ ना कुछ रिलीफ मिला लोगों को। उसमें भी हमारे वर्कर्स की बहुत सारी किलिंग्स हुई, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत ज्यादा हुई ड्यूरिंग माई बीरवा में। बिल्कुल मेरे ड्यूरिंग माई पीरियड वहाँ पे बहुत सारे। मुझे एक वर्कर था, वो मेरे रेजिडेंस पे, वो सोनवार में मैं रहता था, ब्लॉक प्लान वो डिस्कस करता था, ब्लॉक सदर था और वो भी था। वहां से निकला, बटमालू में बस पे बैठा, फ्रंट सीट पे बैठा था, अखबार पढ़ रहा था, पीछे से गान। आध घंटे के बाद मुझे सिग्नल आई कि हाजी गुलाम हसन मीर को मारा गया। ये थी सिचुएशन बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी की। सुई वजह कि मैं ज्यादा विलेज टू विलेज घूम नहीं सका क्योंकि हमारी वर्कर्स की किलिंग्स हो रही थी, पर तब भी हमारी कोशिश रही कि मतलब मसाइलात को एड्रेस करे। बहुत हद तक कोशिश की हमने कि हमने उन मसाइल को एड्रेस किया। कितने वर्कर्स होंगे जो उस टाइम पीरियड में नेशनल कॉन्फ्रेंस के आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से मारे गए होंगे? बहुत सारे, बहुत सारे। मुझे याद है कि मतलब एक वर्कर था हमारा, वो था बेचारा, वो नमाज जमात से निकला, नमाज पढ़ के तो नीचे उसको किल किया गया, उसके बेटे को। तब उस टाइम पीरियड पे आगे सब डर नहीं लगता था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से कशीदगी कर लें, दूर हो जाएं, नहीं जी, किनारा कशी करें? मुझे वो डर नहीं लगा। एक चीज है मुझे कि मैं जब मिलिटेंसी शुरू हुई 90 में, आई वाज वेरी मच इन द वैली। मैंने वैली को नहीं छोड़ा कभी नहीं, कभी नहीं। मुझे बहुत सारे लोग आ गए कि सारे लोग अखबारों में देते हैं कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है, कहाँ। अभी मैं नहीं रहूंगा, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहूंगा मरते दम तक। ये चीज मैंने मिलिटेंट से भी कहा, मैंने कहा ये बात मान लीजिए मैं उन बंदों में से नहीं हूँ। तब मैं कश्मीर में रहता नहीं, मैं किसी भी जगह जा सकता हूँ वर्ल्ड के। थ्रेट्स आए? थ्रेट्स आए? नहीं, थ्रेट्स नहीं आई। मैं कहूँगा थ्रेट्स मुझे नहीं, बिल्कुल टोटल नहीं। पता नहीं क्यों। हाँ, एक चीज हुआ कि मतलब घर बैठ के मैं उनका मदद कर पाया मैंने लोगों के। क्योंकि देखिए मिलिटेंसी क्या थी क्या न थी, लेकिन लोग को जहनी तौर पहले लोगों को उसके लिए तैयार नहीं किया गया था। किसी का बेटा गया पाकिस्तान, मतलब या तो उसका पेरेंट्स अगर तैयार होते तो कम से कम हमें ये नहीं, हमारे पास नहीं आते कि मेरा बेटा बंद हो गया इसको छोड़ दो, तो छुड़वा दो। क्यों? फिर मैं मुखबिर था, क्यों? फिर वो कहते थे कि ये मुखबिर है। मतलब जब से वो बचा अंदर, पेरेंट्स हमारे घर पे, जनाब इसको छोड़ा, फिर आर्मी के साथ बात करनी पड़ती थी, वो करना। एक दिन मुझे किसी मिलिट्री ने कहा, जनाब, मैंने कहा मुझे कोई मजबूरी नहीं आर्मी कैंप में जाने के लिए, आपके पेरेंट्स ने मुझे वहां भेज दिया, मैंने कौन सा गुनाह किया कि मैं उनके साथ वहां तक गया? या उनको तैयार करो कि या तो आपको मरना है या आपको पलेट पे आपको कश्मीर हवाले नहीं किया जाएगा, या मरना है अंदर जाना है, उसके लिए भी तैयार नहीं थे। उसमें एक चीज रहा कि मतलब उनके सिंपैथीज रहे हमारे साथ, वो मतलब ये चीज है कि मतलब आई वाज हियर, मुझे कोई ये थ्रेट कभी नहीं आया, किसी ने कभी ये नहीं कहा कि आपका नाम भी हिट लिस्ट? नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ना कोई चिट्ठी आई, हाँ कोऑपरेटिव ही रहे, लेकिन चिट्ठी नहीं आई, थ्रेट नहीं आया। थ्रेट नहीं आया। अच्छा, इसमें आपको ये चीज लगती है कि आप एक ऐसी फैमिली से भी हैं जिसका रिलीजियस तौर पे अगर देखें तो अच्छा एक मर्तबा है, एक कम्युनिटी के साथ ताल्लुक रखते हैं, तो क्या वो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट लगता है आपको? वो भी एक फैक्टर है? वो बड़ा फैक्टर है। खासतौर मेरे वालिद ने बहुत सारा जो कुछ काम किया है, मतलब सोशली एज ए रिलीजियस मैन, इस खानदान में सबसे बड़ा रिलीजियस मैन वो था। उसने एक कम्युनिटी को ऑर्गेनाइजेशन दी थी, बाकी चीज की थी, सब कुछ किया था। उसका बहुत इम्पैक्ट था, उस वक्त भी इम्पैक्ट है, खासतौर नॉन मुस्लिम्स में भी बहुत ज्यादा। उसका मुझे इस वक्त भी फायदा मिलता है, काफी मुझे फायदा मिल रहा है उसका भी, अपने फादर वालिद के जिसका, क्योंकि उसका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। यहाँ पे कहा जाता है बड़गांव में, बड़गांव को डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता, ये आगा से उसकी जात को शेख साहब ने दिया, क्योंकि सारे लोग खिलाफ थे। ऑल द एमएलएज वाज खिलाफ, मेरे खिलाफ बड़गांव को। यहाँ कहते थे चाडरा ले जाओ, बीरवा ले जाओ। नियरेस्ट श्रीनगर सिटी, वो भी एक बात बनती थी, बीरवा तो तकरीबन 22 किलोमीटर अवे है फ्रॉम श्रीनगर, वहाँ क्यों नहीं श्रीनगर में? लेकिन उस वक्त वजह वही है कि आगा से यूसुफ की वजह से उस वक्त डिस्ट्रिक्ट मिला बड़गांव को। इससे ये भी लोगों की रियलाइजेशन थी, उसका मुझे बहुत फायदा मिला। जब मैं मिनिस्टर बना उसी फायदे से बना, मैं एमएलए बना उसी फायदे से मिला। मुझे याद है जब मैं पटन में इलेक्शन लड़ रहा था तो मैंने एक पोस्टर बनाया लास्ट में, वो सादिक अली साहब थे, उसने उस पोस्टर को बनाया था, ड्रॉप किया था। उसमें एक फोटोग्राफ आया वेयर आउट में। घर पे एक दिन मुझे याद है वालिद बीमार थे, कुछ हुए थे सुबह को, तो शेख साहब ने सुना तो वो सेक्रेटरीट निकलते समय पहले बड़गाम आया, डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर। ब्रेकफास्ट यहाँ पे किया, बैठे थे दो कदावर लीडर थे, दोनों उनके पास हमें बात करना तो बहुत। मैं बैठा था, छोटा था, मैं बैठा था सामने ऐसे ये जानो अदब तक करके,
पता नहीं कोई कैमरामैन आया था, उसने फोटोग्राफ एक दिया था, ये 3 आदमी का फोटोग्राफ इतना अच्छा आया था, कुछ मत पूछिए। मैंने उसी फोटोग्राफ को पोस्टर पे लगाया, सारा पटन हिल गया। मुझे वजह हुआ कि मैं अब एमएलए बन मैं गए। 8,000 ये के जीता मेरे वालिद की वजह से, ये बात सही है, उसमें दो राय नहीं है। अब बडगाम इलेक्शन है और बडगाम में हमेशा से जब सियासत की बात आती है यहाँ शिया सुन्नी फैक्टर आता है, हमेशा से ये बात की जाती है कि, और जब भी हम देखते हैं शिया फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन अगर इसे हम नंबर के हिसाब से देखें तो शिया वोटर कम है, सुन्नी वोटर ज्यादा है बडगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो ये शिया फैक्टर इतना डोमिनेंट फैक्टर क्यों? नहीं, हम नहीं कहेंगे डोमिनेंस है शियों की यहाँ पे, किस तरीके से लोग पेश करते हैं। बेसिकली यहाँ 1,25,000 वोट है, 35,000 है शियों के, बाकी तो सारे सुन्नी वोट है, भाई सुन्नी है और बड़े कुछ भाई के वोट, नॉन मुस्लिम, बड़े भाई के वोट है। इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि मतलब ये जो शिया वोट है ये एक जगह पे कंसोलिडेट है, एक जगह पे, इसको जो कहा जाएगा ये वही करेंगे। तुम्हें इसको जाना है वो इसी को जाएगा, तुम्हें इसको जाना है वो इसी को जाएगा, यही इसको डोमिनेट बनाता है, अदरवाइज नहीं। रहा वो बड़ा वोट, वो आपको पता है नेशनल कॉन्फ्रेंस केस के बाद ही वो मुख्तलिफ तबकों में तकसीम होता है, मतलब उसको भी जितने भी कैंडिडेट हो उनमें सब में वो तकसीम होता है। ये फैक्टर यहाँ पे शियों को शिया वोट को कुछ ये बनाता है कि मतलब डिसाइसिव बनेगा। वजह सिर्फ यही है कि मतलब ये एक जगह पे वोट खड़ा है, मतलब मेरे पास जो वोट है वो तभी पड़ेगा जब मैं कहूँगा। मतलब मैं कहूँगा नेशनल कांग्रेस को जाना, नेशनल कांग्रेस को जाए, मैं कहूँ कांग्रेस को जाएगा, कांग्रेस को जाए, एक भी लेफ्ट राइट में नहीं जाएगा। यही वजह है कि यहाँ लगता है लोगों को कि शिया डोमिनेटेड एरिया है, अदरवाइज 35,000 वोट बेटर करता है इसमें। देखिए अक्सर लोग लास्ट ईयर तक मतलब अक्सर लोग वोट डालने नहीं निकलते थे, शिया निकलते थे, ये भी एक फैक्टर था। उसका फायदा मुझे यहाँ हमारे एमएलए को भी मिला, जब वो मेजॉरिटी वोट नहीं निकला, थोड़ा बहुत ही निकला, यहाँ से शिया वोट ऊपर गया तो उसने सीट निकाली, सीधी सी बात है। तो ये भी वजह है। फिर लोग वो मुतनफिर हुए है सियासत, हमें नहीं लड़ना है, एमएलए वोट नहीं डालना। हाँ लास्ट ईयर से कुछ ये हुआ कि लोग सामने आने लगे हैं वोट डालने के। हाँ अब बडगाम में एक और फैक्टर है, बडगाम में एक फैक्टर ये रहा कि यहाँ पे हमेशा इस कार्ड को खेला गया, शिया सुन्नी का। अच्छा, लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का, इन कुछ सालों से मतलब ये कार्ड अब ये कामयाब नहीं होता। नहीं। यहाँ लोग संभल गए, लोगों ने समझा है ये नहीं, हमारी डेवलपमेंट इसी वजह से ये रहे हैं अंडर डेवलपमेंट। जब तक हम देखिए, मैं बता दूं आपको, यहाँ पे टाउन है आपका बडगाम का, टाउन का सबसे बड़ा एरिया जो है ना जहाँ का चेयरमैन बनता है वो पूरा बडगाम को तो नहीं बनता है ना, नहीं। फिर सियासत किस लिए, कार्ड क्यों खेलना है? यही मतलब है कि मतलब इसमें तो वो अब नाकाम हो रहे हैं कि ये कार्ड उनको नहीं चलता। इसमें हम बहुत कामयाब हो गए, खासकर हमारी डायनास्टी ने इसमें बहुत रोल अदा किया। मुझे याद है मैं यहाँ बैठा होता था, मतलब एक थोड़ा था डायनास्टी की वजह से एक पावर था, डीसी साहब अस्सलाम वालेकुम, एसपी साहब अस्सलाम वालेकुम, लोगों के काम हो सकते थे, लेकिन लोग मेरे अंदर घुसना नहीं चाहते थे। केशिया है क्यों? मैं बडगाम का रहने वाला हूँ, वोटर हूँ, मैंने हर साल नेशनल कॉन्फ्रेंस में गिलानी साहब को वोट दिया, क्यों दिया था? ये कार्ड खेला जाता था बडगाम में, लेकिन आज वो कार्ड खेलने से कोई चीज नहीं मिलने वाला है, उन चीजों को कार्ड खेलेंगे क्योंकि आज लोग से बाहर आ गया, लोग उससे बाहर आ ये बिल्कुल। आपका एक वीडियो रिसेंटली बड़ा तेजी से चला सोशल मीडिया पे, जिसपे आपने कहा कि अगर आपको शिया सुन्नी पॉलिटिक्स करनी है तो मैं इस इलेक्शन से विड्रॉ करता हूँ। डेफिनेटली करूंगा। मैंने अपने वर्कर से कल कहा कि मैं उस तरह का बंदा नहीं है, मैं ये नहीं चाहता हूँ मुझे कोई ये कहे कि मतलब ये सिर्फ शिया मतलब शियों का है, कल मेरा मेजॉरिटी वोट कहेगा चलो अब तो शियों का एमएलए हम नहीं जा सकते वहां उस घर में, हमें क्या करेगा? नहीं, मैंने कैटेगोरिकल कहा लोगों को अगर आप ये कार्ड खेल के मुझे इस बिना तो मैं एमएलए नहीं रहूंगा। अगर ये मुझे पता चल जाएगा कल आपकी मुझे सिर्फ शिया वोटों ने बनाया, मैं ये टॉलरेट नहीं करूंगा। आप ये टॉलरेट नहीं करेंगे। एक इम्पोर्टेंट चीज बनती है इस बार, क्लैश ऑफ क्लैन है, एक ही खानदान के लोग अब इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक तरफ आप लड़ रहे हैं, एक तरफ आगा सईद हसन के आगा मुंतजर इलेक्शन लड़ रहे हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से, इसी खानदान से आगा रूहुल्लाह साहब है जिन्होंने किनारा कशी की है, फिलहाल वो किसी इस मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते हैं। अब ये खानदान काफी डोमिनेंट है, एक असर रसूख है, लोग इनकी बात सुनते हैं, समझते हैं। अब इसी खानदान से जब इतनी सारी आवाजें आएंगी, कहीं वो वोटर भी परेशान ना हो जाए कि किस तरफ जाना है? परेशान नहीं होगा। देखिए ये तो
डायनास्टी है, डायनास्टी रोल है, इसमें दो राय नहीं है। पर इसमें एक चीज है कि मतलब हमारे, मुझे नहीं लगता कि हमें आपस में कोई डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस नहीं है। मतलब दोनों तरफ चाहते हैं कि हम कुछ करें लोगों के लिए, रास्ता अलग अलग है, रास्ता अलग अलग है, और कुछ नहीं है। मतलब मैं भी डिमांड करता हूँ मेरे बड़गांव में ये, आप भी डिमांड करते हैं मेरे बड़गांव में ये, रास्ता अलग अलग है। बाकी ये नहीं है कि हमारे आपस में कोई डिफरेंसेस है, ये नथिंग एट ऑल। हाँ, उसका अपना रास्ता, ये पॉलिटिकल व्यू पॉइंट अलग है, पॉलिटिकल व्यू पॉइंट अलग हो सकता है ना, क्योंकि वो है, वो एक पार्टी से है, मेरा, मैं तो दूसरे पार्टी से हूँ, ये हो सकता है। बाकी आपस में कोई डिफरेंस नहीं है, नथिंग एट ऑल, न होनी चाहिए, न होगी। ठीक है, अब लोगों को डिसाइड करना है वो किसको एतमाद दे देंगे। मुझे एतमाद दे देंगे, ठीक है, मेरा भी वही मुद्दा मकसद है कि मैं मतलब बड़गांव में डेवलपमेंट में काम करूंगा, मतलब वाटर सप्लाई नहीं है यहाँ पे, कॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, वो चलेगा था, फिर उसमें वो लोग भी आ जाएंगे, मतलब उन लोगों का भी वही, मतलब उस डेवलपमेंट में वो भी फ्री बनेंगे कल। तो वो बात है ही नहीं, उस ऐसे तरीका कोई बात नहीं है। एक और चीज जो महमूद साहब, आपने परसों इसमें कहा कि मीडिया वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि तोड़ मरोड़ की चीजें ना चलाएं। जब आपने कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि आगा रुहुल्लाह इम्पोर्टेंट नहीं है, तो क्या समझते हैं आप उनका रोल कितना जरूरी है? देखिए, मैं बता दूं, क्योंकि एक 3 बार एमएलए रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में उनका असर रसूख भी बढ़ा है। देखिए, होगा ना जी, होना चाहिए ना, उतना ही नहीं, एक डायनास्टी का बंदा है, रोल तो होगा ना, मेंबर पार्लियामेंट है ना, सीनियर लीडर है ना नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वोट देखिए, वोट शेयर पे तो उसका होगा ना, ये कौन कहेगा नहीं। हाँ, अब क्या मसला है ये पार्टी जाने, पार्टी का क्या प्रॉब्लम है वहां पे, वो देखेंगे, हमें तो वो देखना नहीं है ना, हमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, वो देखिए, मुझे उसके साथ रिलेशन है, बिल्कुल, ये कोई भी मैं डिनाई नहीं कर सकता हूँ, मुझे उसके नहीं है, तो वो उसका एक ये है, एक हैसियत है उसकी, क्योंकि 18 साल एमएलए रहना तो एक जोक की बात नहीं है ना, 18 साल से टू मच पीरियड। इस पे तो उसे क्या 10 आदमी को भी अपने साथ नहीं चलाया होगा? क्या बात है, उन पे 10 आदमी पे भी उसका असर नहीं होगा क्या? डेफिनेटली होगा। क्यों, मतलब अगर वो मेरे साथ मुझे वोट देगा, मुझे, मैं ये कहूंगा कि अगर मैं जीत भी रहा हूँ, मतलब 5,000 वोट से, हो सकता है अगर वो मेरे सपोर्ट करे मैं 10,000 से जीत, सीधी सी बात है ना, ये तो है। तो उसमें कौन कहेगा कि नहीं, कि उसके सपोर्ट के बगैर वो, मतलब ये उसका सपोर्ट की जरूरत नहीं है, ये वो नहीं है, नहीं वो बात नहीं है, उसका अपना ये है यार, मतलब पार्टी के साथ क्या डिफरेंसेस है, दैट्स अ पार्टी, वो सोचे उस बारे में। अच्छा, आप एक सीनियर लीडर है, आपने कहा आगा रुहुल्लाह साहब सीनियर लीडर हैं, अब इस सब चीजों को साइड पे करते हैं, आप दोनों आपस में एक ही खानदान से ताल्लुक रखते हैं, तो क्या आप कोशिश करेंगे बड़े होने के नाते कि पार्टी के साथ डिफरेंसेस कम हो जाए? आगा डेफिनेटली, डेफिनेटली, क्यों नहीं। देखिए, अगर रुहुल्लाह सामने आ गए ना, एक अच्छा मेयर उसका बना है, वरना मेंबर पार्लियामेंट बना है, अब वो करीब करीब सारे हिंदुस्तान को घूम रहा है, वो क्यों पार्टी के साथ डिफरेंस से रखे? हाँ, ये जो है, ये चीजें ये आपस में बैठ के हल कर सकते हैं, रिजर्वेशन का हो सकती है, कोई मसला है, पार्टी में अंदर बैठ के भी हल कर सकते हैं ना ये चीजें, इसमें क्या प्रॉब्लम है? लड़ाई कर सकते हैं पार्टी की लीडरशिप के साथ, ये करना अंदर बैठ के। मैं एमएलए मतलब बन गया तो बड़गांव पे, मैं चीफ मिनिस्टर के पास जाऊंगा, किसी मतलब असल भैया मैं कहूँगा मुझे डिग्री का जरूरत है, पर मुझे अगर लड़ाई भी करनी पड़ी चीज मैं करूंगा, मैं डेफिनेटली, ये मेरी पार्टी का मसला है, सड़क पे मैं क्यों लाऊंगा, अंदर दफ्तर में बैठो, मैं उसे बात करता हूँ। इसीलिए कि हमारी कोशिश ये रहेगी कि मतलब वो पार्टी से दूर क्यों हो जाए, नहीं होना चाहिए उसको पार्टी से दूर, ये तो हमारी भी कोशिश रहेगी। तो आप चाहते हैं कि पार्टी के साथ जो डिफरेंसेस हैं वो कम हो जाए, जितना, मेरी कोशिश यही है कि मतलब वो ऐसी डिफरेंसेस ना हो, कम ही नहीं बल्कि ना हो। हाँ बिल्कुल, इस पे बात कर सकते हैं ना, हर एक चीज का हल बातचीत होती है, हर एक चीज का हल बातचीत होती है, बातचीत से सब कुछ हल होगा, ऐसे नहीं होता है शरारतबाजी से या बाकी चीज से। पार्टी अपनी है, यू आर अ मेंबर पार्लियामेंट ऑफ द पार्टी, सीनियर लीडर ऑफ द पार्टी, टॉक टू द लीडरशिप, कौन सा मसला है, बात करो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब आज के वक्त में जो बडगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए इम्पोर्टेंट भी मानी जाती है, क्योंकि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कॉन्स्टिट्यूएंसी हार जाता है तो ऑपोजिशन के पास एक बात रहेगी कि 1 साल में ही लोगों ने जी इन्हें रिजेक्ट कर दिया, दूर कर दिया, और जीतना काफी ज्यादा जरूरी बनता है। तो क्या कुछ खास स्ट्रैटेजी है इस कॉन्स्टिट्यूंसी को? क्योंकि हमारी जो इनपुट्स हैं उसके मुताबिक कि राज्यसभा इलेक्शन के बाद 40 के 40 एमएलए जो है वो आगा महमूद के लिए कैंपेन करने के लिए आ रहे हैं। चलो ठीक है, वो तो पार्टी का फैसला होगा, आना होगा, आए सारे लोग, मिनिस्टर भी आए, ये एडवांटेज है इस ऑप्शनल कैंडिडेट को, ये एक एडवांटेज है, उसका फायदा उठाना चाहिए।
मसला क्या है? तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कि कहीं ये ना कहे कोई कि रिजेक्ट कर दिया। नहीं, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी का जीतना नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दो राय नहीं है। इसलिए पार्टी चाहती है कि मतलब ये कि मतलब हम ये मतलब जीत जाए। किस तरीके से? कल भी यहाँ पे आए थे ऑनरेबल एमएलए आजाद, उनसे बातें हुई, उनसे हुई, उन्होंने कहा चलो हम जहाँ पे ये होगा हम करेंगे। मिनिस्टर हजरात है हमारी, वो भी आ जाएंगे कंपेन में किसी किसी जगह, क्योंकि हमारे एफर्ट्स रहेंगे कि मतलब हम कॉन्स्टिट्यूंसी को किसी भी तरह रिटेन करें। यस। वोटर्स नाराज हैं, नाराज इसलिए हैं शायद कि उमर साहब को 18,000 के मार्जिन से जिताया और फिर उन्होंने सीट को तर्क कर दिया, और दूसरी जगह जहां से वो जीते वहां इससे कम मार्जिन से जीते थे। हम कोशिश करेंगे उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए, कैंपेन शुरू हो जाएगी, कोशिश करेंगे, कहेंगे लोगों को आप जो उमर साहब से चाहते हैं वो आपको वही आपको देगा, मेरे थ्रू देगा। वही क्या प्रॉब्लम है? What is the problem? तो क्या कुछ कहेंगे आखिर में बडगाम के लोग? बस बडगाम के लोगों से बस यही कहूंगा, मेरी हिल दी जाओगी बडगाम के लोग से, एक बार चांस दीजिए, एक बार। हम कोशिश करेंगे, मैं बडगाम का रहने वाला हूँ, खिदमत का मौका दे दीजिए। अगर देंगे मौका तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपके ग्रीवेंसेस को, आपके मतलब चीज़ दूर करने के लिए, और आपके प्रॉब्लम है उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे हत्तल इम्कान जितना भी मुमकिन हो इन हालात में, मगर अगर आप एतमाद देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आगा साहब हमसे बात करने के लिए। तो ये थे आगा सईद महमूद साहब, जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं बाय इलेक्शन के लिए बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से, और उन्होंने कई सारी बातों का जवाब दिया कि किस तरीके से ये इलेक्शन जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, क्या कुछ डिफरेंसेस हैं, क्या कुछ चीजें हैं जिन पे ये काम करने का सोच रहे होंगे। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए अब बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।